हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। मैं आपकी अपनी संगीता दलाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा छठी से संबंधित सामान्य अध्ययन का अध्याय नंबर 5, जिसका विषय है इंडिया अर्थात भारत। जो अध्याय का नाम है इंडिया अर्थात भारत। यहाँ आपको स्क्रीन पर श्री अरविंद की एक डेफिनेशन दिखाई दे रही है। भारत में प्रारंभिक काल से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता का जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। अब आप ये पिक्स देख सकते हो, पत्थरों के ऊपर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। यह जो दृश्य है, यह मान सांची के स्तूप के उत्तरी द्वार से लिया गया है और यह लगभग 2300 वर्ष पुराना है, जो कि उस समय की ग्रामीण भारत को दर्शाता है। अब हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, भारत को हम कैसे परिभाषित करें, यानी जो भारत है उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं और भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे। ये हमारे सामने इस पेज से क्वेश्चन निकल के आया है। ये देखिए, ये मैप आप देख पा रहे होंगे। इसमें पूर्व उत्तर, ये इंडिया का मैप है पुराने समय का। यहाँ पर आपको हिंदुकुश पर्वत दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी, ये जो नदियां हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसी के साथ आपको सरस्वती नदी भी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। सरस्वती नदी के किनारे ही पुराने वेदों की रचना की गई है। यहाँ पर आपको यमुना नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और साउथ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी और साउथ वेस्ट में अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है। हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। मेन डायरेक्शन कितनी है अपनी? 4। नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन हमारी है। इसी के साथ हमारी सब डायरेक्शन भी होती हैं। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में एन, एस, ई और डब्ल्यू से मैन डायरेक्शन को डिनोट करूंगी और जो सब डायरेक्शन है उनका कंप्लीट नेम लिखूंगी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, सॉरी, साउथ ईस्ट, क्या है?
साउथ ईस्ट। यहां पर हमारी है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और यहां पर हमारी है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये हमने यहां पर अपनी जो है कौन सी डायरेक्शन, सब डायरेक्शन देखी, और यहाँ हमने अपनी मेन डायरेक्शन देखी। समय बीतने के साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलने लगते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, तो ये आप देख रहे हो कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके ईस्ट में है बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में अरब सागर, साउथ में है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान यानी भारत के नाम पर रखा गया है। और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में हिमालय पर्वत है और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत है। आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी परिभाषित सीमाएं राज्य और जिसकी परिभाषित सीमाएं है राज्य है और ज्ञात जनसंख्या है। हालांकि यह 500, 2000, 5000 वर्ष पूर्व से बहुत ही अलग है। विश्व के इस भाग को प्राय हम किस नाम से जानते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम रहे हैं और इसकी सीमाएं भी चेंज होती रही हैं। विभिन्न स्रोतों से हम भारत के अतीत यानी जो सोर्सेज से भारत के पास्ट और विकास के बारे में जान सकते हैं। आइए पता करें, आइए विचार करें। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए। वे कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा प्राकृतिक सीमाएं कौन कौन सी थी हमारी। आपने देखा होगा कि उत्तर में क्या था? हिमालय पर्वत था, उत्तर पश्चिम में हमारा हिंदुकुश पर्वत था, उसी के साथ पूर्व में बंगाल की खाड़ी थी, पश्चिम में अरब सागर था और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर था। ये हमारे भारत देश की क्या थी? प्राकृतिक सीमाएं। इतिहास के इस क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशों से आए आगंतुकों के द्वारा कई नामों से बुलाया जाता रहा है। ये नाम प्राचीन पुस्तकों कहाँ मिलेंगे? प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के वृत्तांतों में और उसी के साथ शिलालेखों में ये नाम हमें मिलते हैं। निवासी कौन होते हैं? निवासी, निवासी वे लोग जो एक स्थान विशेष में रहते हैं उन्हें उस स्थान का निवासी कहते हैं। जो लोग किसी एक विशेष स्थान पर रहते हैं उसे उस स्थान का निवासी कहते हैं। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा भारत का एक राज्य है, तो हम किसके निवासी हुए? भारत के निवासी हुए, क्योंकि हमारे पास एक इकहरी नागरिकता है, एकमात्र नागरिकता है जो कि भारतीय है। भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया? ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद भारत का कैसा ग्रंथ है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद, वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान। क्या अर्थ है वेद का? ज्ञान। हमारे कितने वेद हैं? वेद संख्या में कितने हैं? तो वेद संख्या में 4 हैं। उनके नाम लिखो। सबसे पहला है ऋग्वेद। सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद। नंबर 2 सामवेद। नंबर 2 सामवेद। नंबर 3 यजुर्वेद। नंबर 3 यजुर्वेद।
और नंबर 4 हमारा है कौन सा? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 4 वेद हैं। पहले 3 वेद, पहले 3 वेद जो है वैदिक काल में लिखे गए हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से त्रय वेद के नाम से, त्रय यानी 3, त्रय यानी 3, संस्कृत में 3 को त्रय कहते हैं और इंग्लिश में 3। तो चारों वेदों का नाम देकर और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि त्रय वेद के नाम से किसे जाना जाता है या त्रिवेद के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारा होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, क्योंकि ये वैदिक युग में लिखे गए हैं। और अथर्ववेद हमारा बाद में लिखा गया है, तो ये हमारा लिखा गया उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद कब लिखा गया? अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हम अध्याय 7 में देखेंगे कि यह हजारों वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? हजारों वर्ष पुराना। इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम सप्त सिंधु है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र का क्या नाम है? सप्त सिंधु। ये जो हमारा जो उत्तर पश्चिम हमारा क्षेत्र है उसका नाम क्या है? सप्त सिंधु। अर्थात 7 नदियों की भूमि। सप्त सिंधु का क्या अर्थ है? सप्त मीन 7। सप्त सिंधु 2 शब्दों से मिलकर बना है। सप्त यानी 7, सप्त 7, और सिंधु यानी नदियां। सिंधु यानी नदियां, सिंधु यानी नदियां, यानी 7 नदियों की भूमि। सिंधु शब्द सिंधु से आया, जिसका आशय सिंधु नदी है। सामान्यतः एक नदी से समय बीतने के साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलने लगे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का यह कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां दिखाई दे रही हैं। सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, ये सबसे ऊपर सिंधु नदी, उसके बाद झेलम नदी, उसके बाद चेनाब नदी, उसके बाद रावी नदी, उसके बाद ब्यास नदी, उसके बाद सतलुज नदी और उसके बाद सरस्वती नदी। तो ये 7 नदियां हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महाभारत हमारे पास 2 महाकाव्य हैं। कितने महाकाव्य हैं? 2। महा यानी महान, काव्य कितने हैं? महाकाव्य संख्या में कितने हैं? 2। कौन कौन से? महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। रामायण महाभारत कौरव पांडव से संबंधित है और रामायण जो है वो भगवान श्री राम से संबंधित है। इसके बारे में हम हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा ज्ञान परंपराएं अध्याय में पढ़ेंगे। रोचक बात यह है कि इसमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया, जैसे कश्मीर जो कि आज का कश्मीर है, कुरुक्षेत्र जो कि आज हरियाणा में है, हरियाणा का एक जिला है, वंग बंगाल का एक भाग, प्राग ज्योतिष कुछ असम का भाग, कच्छ आज का कच्छ और केरल लगभग आज के केरल के समान है। आइए पता लगाएं, क्या आप पृष्ठ 79 पर मानचित्र में दिए गए कुछ क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं? आप जिन क्षेत्रों के बारे में सुना हो उनकी सूची बनाइए।
वास्तव में हमें कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला? क्योंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना, जो प्राचीन हमारे भारतीय ग्रंथ है उनकी तिथि निर्धारित करना कठिन कार्य है। अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। महाभारत में भारतवर्ष, जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कि सामान्य कॉमन एरा कि कुछ शताब्दियों पूर्व से यह महाकाव्य लिखा जाने लगा था। कब लिखा जाने लगा था? कुछ शताब्दियों। पहला शब्द भारतवर्ष, पहला कौन सा शब्द है? भारतवर्ष, फर्स्ट वर्ड, स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। समूचे उपमहाद्वीप के लिए यूज हुआ है भारतवर्ष। और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित हैं, जैसे कि आपने सिंधु प्रदेश यानी सिंधु की सहायक नदियों के विषय में पढ़ा है। भारतवर्ष है भारत के देश से, भारतवर्ष यानी भारत का देश, भारतवर्ष यानी भारत का देश। भारत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, यानी भारत जन या भारत जन या विश्व, ऋग्वेद में सबसे पहले यह नाम मिलता है। वहां इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है, यानी भारत का क्या अर्थ है? लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है। बाद के साहित्य में विभिन्न महाराजाओं के लिए भारत नाम उल्लिखित हुआ है, जो बाद में जो भी किंग्स वगैरह आए हैं उनके लिए भारत नाम यूज हुआ है। दूसरे शब्दों में जम्बूद्वीप से आशय जामुन वृक्ष, जम्बूद्वीप यानी जामुन के पेड़ का द्वीप, जामुन वृक्ष, जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है, जिसे जम्बुल वृक्ष यानी मालाबार प्लम के नाम से भी जाना जाता है, या जामुन वृक्ष। इसके भिन्न भिन्न नाम है, जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष। आगे जम्बू द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया, यानी पर्यायवाची बन गया। वास्तव में इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है, जिसका नाम अशोक था, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, जिनके विषय में हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 250 बीसी यानी बीसीई, बी सी ई यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और हमारा एक वर्ड आपको यहां देखने को मिल रहा है, सा से और पूर्व। साधारण साधारण संवत पूर्व, साधारण संवत पूर्व। जैसा कि हम देखेंगे उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े, उनमें से एक में उन्होंने उसी नाम यानी जम्बू द्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है। उस समय इसमें आज के बांग्लादेश यानी एट प्रेजेंट बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित थे।
ये आप देख रहे पा रहे हैं, ये हमारे शायद महाजनपद हैं। महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को दर्शाता मानचित्र। अध्याय में कई क्षेत्रों का उल्लेख राज्यों के रूप में भी किया गया है। आपको इन क्षेत्रों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप ध्यान दें कि इनका विस्तार उपमहाद्वीप के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में मिलता है। जैसे कि आप देखोगे गांधार, ये आपको यहाँ गांधार दिखाई दे रहा है। कंबोज, केके, मदर, वालिक, जो कि महाभारत में ये अलग अलग जो थे, आज के राज्य ही समझ लो इनको। सोवी, अम्बस्ट, सीवी, मत्स्य, सूरसेन, पांचाल, चेदी, दर्शन, अवंती, आनर्द, महिष्मती, सौराष्ट्र, विदर्भ, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग, पुंड्रू, प्रागज्योतिष, वंग, सुमा, वंग यानी आधुनिक बांग्लादेश, प्रागज्योतिष यानी कौन सा था हमारा असम। इस तरीके से दक्षिण में कौशल, कारूस, कलिंग, जो सम्राट अशोक के समय में भी यहाँ कलिंग का युद्ध हुआ था और बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे गए थे। और उसके बाद सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से उन्होंने दीक्षा ली थी। अस्मक, किष्किंधा, चोल, द्रविड़, पांड्य, केरल, जनस्थान, तो ये सभी जगह हमें महाभारत के समय पर दिखाई देंगी। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। किस नाम का प्रयोग किया जाने लगा? भारत नाम का। उदाहरण के लिए प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण, कैसा ग्रंथ? विष्णु पुराण। हमारे कितने वेद हैं? वेद कितने हैं हमारे? वेद 4। उपनिषद, उपनिषद 108। कितने उपनिषद हैं? 108। पुराण कितने हैं? पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। तो उनमें से एक प्राचीन पुराण है विष्णु पुराण। उसमें उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वृक्षम तद भारतम नाम है। वह देश जो समुद्र के उत्तर में है, वह देश जो समुद्र के किस में है? उत्तर में, यानी हिंद महासागर के उत्तर में है। और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है। हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे हम क्या कहेंगे? भारत। यह नाम भारत आज भी प्रयोग में है। उत्तर भारत में से सामान्यतः भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में प्राय भारतम लिखते हैं। यानी नॉर्थ इंडिया में क्या लिखते हैं? ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ इंडिया में अपने देश को भारत नाम लिखते हैं और साउथ इंडिया में क्या नाम लिखते हैं? भारतम। क्या नाम लिखते हैं? भारतम। और जो ये अपना विष्णु पुराण का एक पेज यहाँ दे रखा है, वो क्या कह रहा है? वह देश जो समुद्र के उत्तर में है, यानी यहाँ हमारा हिंद महासागर क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर कहां पर है? साउथ में, इंडिया के साउथ में हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के उत्तर में, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है? भारत देश। कौन है? भारत देश। हिंद महासागर के नॉर्थ में है भारत देश। पहली लाइन हमें ये बता रही है। दूसरी लाइन हमें कह रही है हमारे भारत के उत्तर में कौन है? हिमालय पर्वत। कौन है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के साउथ में, हिमालय पर्वत के किस में? साउथ में
कौन सा देश है? भारत। भारत हिमालय पर्वत के किस में है? साउथ में। तो ये हमारा विष्णु पुराण में यह बताया गया। आइए विचार करें, क्या आप हिमाच्छादित पर्वतों को पहचान सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत का यह संक्षिप्त विवरण सही है? यह जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है। किसमें? कविता में, जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान, उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व में महासागर से पश्चिम में महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं। केप कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से, इस तरह प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। क्या कहा गया है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी तमिल साहित्य की एक कविता में राजा की प्रशंसा की गई है। उसने कहा है कि दक्षिण में केप कुमारी से लेकर, साउथ में केप कुमारी से लेकर और उत्तर में महान पर्वत यानी हिमालय पर्वत, महान पर्वत यानी हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। ईस्ट में यानी पूर्व में, पूर्व में क्या? पूर्व में बंगाल की खाड़ी। क्या है भारत के पूर्व में? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और पश्चिम में हमारा क्या है? अरेबियन सी यानी अरब सागर। तो ये कहता है तमिल साहित्य का एक काव्य कि एक ऐसा राजा हुआ है जिसका राज्य दक्षिण में केप कुमारी से लेकर उत्तर में मान पर्वत तक फैला हुआ था और पूर्व में महासागर से लेकर और पश्चिम में जो है महासागर तक जाना जाता था। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो उस समय के लोग थे वो अपने ज्योग्राफी से भलीभांति परिचित थे। क्या आप हिमाच्छादित पर्वतों को पहचान सकते हैं? तो इस तरीके से आपने ये देखा। नेक्स्ट, ध्यान रखें, भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम किस में लिखा गया? अंग्रेजी में। क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया कि शुरुआत में ही इंडिया, इंडिया डेट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। इंडिया डेट इज भारत, that is भारत। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत अर्थात इंडिया को लिखित किया गया है। भारत यानी, भारत यानी इंडिया। आइए विचार करें। चित्र 5.5 में भारत के मूल संविधान के पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ में क्या आप इंडिया अर्थात भारत को समझ सकते हैं? इंडिया अर्थात भारत। संविधान किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों, यानी संविधान किसे कहते हैं? किसी देश के
किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। इसको हम कक्षा 7 में करेंगे। विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा? विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरान, ईरान यानी फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया। प्राचीन ईरान यानी फारस। जो आज के समय में ईरान है वह क्या था? फारस। उस समय के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र, जिसे सिंधु कहा जाता था, पर नियंत्रण किया। यानी एक फारसी सम्राट था जिसने सैन्य अभियान का आरंभ किया, क्योंकि उस समय प्रदेशों को जीतने के लिए युद्ध किए जाते थे। और सिंधु नदी के क्षेत्र, जिसे सिंधु कहा जाता था, उस पर उसने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया। अतः यह कोई आश्चर्य नहीं कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था। हिंदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था, जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था। ध्यान रखिए कि प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है। कैसा शब्द है? भौगोलिक। यहाँ इसे हिंदू धर्म से संदर्भित नहीं किया जा सकता, यानी आप इसको हिंदू धर्म नहीं मान सकते। यानी फारसी में जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में सिंधु को, फारसी लैंग्वेज में सिंधु को, जो सिंधु है, सिंधु को हम क्या कह सकते हैं उनकी लैंग्वेज में? हिंद, जैसे कि हिंदुस्तान या हिंदू या हिंदू या हिंदू। ये सिंधु का रूपांतरण था। और इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने, प्राचीन जो यूनानी थे उन्होंने क्या कहा? यूनानियों ने कहा, उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिंधु को इंडोई, क्या कहा? इंडोई और अथवा इंडिके, अथवा इंडिके नाम दिया। इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर है को हटा दिया। हिंदू शब्द के पहले अक्षर किसको हटा दिया? है को, क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। क्योंकि यूनानी भाषा में है अक्षर नहीं था, इसलिए इन्होंने है को हटा दिया। यानी आप ये देख पा रहे हैं, सिंधु को यूनानी भाषा में क्या कहा गया? पहले फारसी भाषा में कहा गया सिंधु, और फिर फारसी से यूनानी भाषा में हिंदू को क्या कहा गया? इंडोई या इंडिके। प्राचीन चीनियों ने भी भारत से संपर्क स्थापित किया। ये नहीं कि फारस और यूनानियों ने भारत से संपर्क स्थापित किया, चीनियों ने भी भारत से संपर्क स्थापित किया। विभिन्न ग्रंथों में इसे इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया का उल्लेख इंटू या इंदु से किया था। यह शब्द भी मूलतः सिंधु से आया। यानी जो चीनी थे, चीनी भाषा में क्या सिंधु को क्या कहा? बहुत सारे नाम चेंज हो रहे हैं भाई। सिंधु को कहा किस भाषा में? चीनी भाषा में इंटू,
तू या इंदु, इंदु, इंदु या इंडिया, या इंडिया। सिंधु को क्या कहा? हिंदू किसने कहा? सबसे पहले फारसियों ने, फिर चीनियों ने हिंदू को क्या कहा? सिंधु का बन गया हिंदू, हिंदू का बन गया इंदु, क्योंकि उनके में जो अपने यूनानी थे उनके यहाँ है अक्षर नहीं था, तो उन्होंने कर लिया इंदु, और फिर चीनियों ने कर दिया इंदु। तो इस तरीके से भारत के नाम बदलते रहे। ये नाम रखा फारस वालों ने, ये नाम रखा यूनानियों ने, और अगला नाम लिखा चीनियों ने। चीनियों ने। तो इस प्रकार समय समय पर भारत के नाम बदलते रहे। अब आप ये भारतीय संविधान का भाग 1 अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसमें बताया गया है भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ। उसके राज्य और राज्य क्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग क और ग में उल्लिखित, क, ख और ग में उल्लिखित राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। यानी जो हमारी अनुसूचियां हैं उनमें भाग क, भाग ख और ग में उल्लिखित राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। भारत के राज्य क्षेत्रों में, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या है? राज्यों के राज्य क्षेत्र में प्रथम अनुसूची के भाग ग में उल्लिखित राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं संविष्ट होंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी नए राज्यों का प्रवेश कैसे करोगे या उनकी स्थापना कैसे करोगे? संसद, जो हमारी संसद है वो विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, जिन्हें वह क्या समझे? उचित, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ठीक है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना। संसद विधि द्वारा किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग कर के अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकती है। एक बार फिर से देखिए, किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके, जैसे हरियाणा से हरियाणा का कोई हिस्सा अलग कर ले, अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भाग को मिलाकर, जैसे कुछ भाग पंजाब का, कुछ हरियाणा का, कुछ राजस्थान का मिलाकर, अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, यानी जैसे हरियाणा को पंजाब के साथ मिलाकर, क्योंकि पहले पंजाब हरियाणा का ही भाग था, कर नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, यानी अगर किसी राज्य को बड़ा बनाना चाहती तो बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी राज्य के नाम को भी बदल सकती है। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश बिना तथा जहां विधेयक में अंतर्दिष्ट प्रस्तावना का प्रभाव प्रथम अनुसूची में दिया गया है,
उसका अनुसरण करना होगा। राष्ट्रपति की के सिफारिश के बिना तथा जहां विधेयक में अंतर्दिष्ट प्रस्थापना का प्रभाव है वह प्रथम अनुसूची में दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो भारतीय संविधान के भाग 1 में ही संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का तो किस प्रकार से कहां तक इसका वर्णन है। फिर उसके बाद नए राज्यों का प्रवेश यानी नए राज्य भारत में मिला सकते हैं और या नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र है या सीमाएं है या उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा भारत के संविधान का ये प्रथम पृष्ठ। स्रोत लोकसभा सचिवालय यानी कहां से लिया गया है, लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली से 1999। हिंदी प्रतिलिपि प्रबंधक भारत सरकार फोटो लिथो मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निर्मित है। ध्यान रखें ह्वेनसांग जुनजेंग पूर्व में से ह्वेनसांग उच्चारित किया जाता था। जुआनजेंग पूर्व में क्या उच्चारित किया जाता था, ह्वेनसांग ने 7वीं यानी कौन सी 7वीं शताब्दी यानी में चीन से भारत की यात्रा की। कहां से कहां की यात्रा की, चीन से भारत की यात्रा की। उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, कई भागों का भ्रमण किया और विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा किया और 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गए। यानी 17 ईयर्स इंडिया में रहने के बाद ये चीन वापस लौट गई। वहां उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में यानी जो हमारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे उनको चीनी भाषा में ट्रांसलेट किया। वह अपने साथ पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो वह अपने साथ ले गए थे। आगे आने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का भ्रमण किया। ये आप देख रहे हो। एक अन्य चीनी शब्द तियंजू, जो एक अन्य चीनी शब्द है क्या है, तियंजू को सिंधु से लिया गया था, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। यह बताता है कि चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। यानी जो चीनी लोग थे वो भगवान बुद्ध की बहुत आदर करते थे और इसलिए उन्होंने तियंजू शब्द यानी स्वर्ग तुल्य स्वामी। आज संभवतः हर के परिभाषित शब्द हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप यह नहीं जानते होंगे कि यह शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व 1800 ईयर बिफोर सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया। बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का वर्णन किया, हिंदुस्तान। अब आइए पता लगाइए क्या आप भारत के लिए प्रयुक्त भिन्न भिन्न नामों से तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। फारसी में क्या कहा गया, यूनानी में क्या कहा गया, लैटिन में भारत, चीनी में क्या कहा गया, अरबी और फारसी में भारत को क्या कहा गया, अंग्रेजी में भारत को इंडिया कहा गया। तो इस तरीके से आप इस तालिका को पूर्ण कर लीजिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इसके इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए। प्राचीन भारतीयों द्वारा दिए गए नामों में जम्बूद्वीप और भारत शामिल है। बाद के समय में भारत शब्द अधिक प्रचलित हुआ। अधिकांश भारतीय भाषाओं में यही नाम मिलता है। भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों और आक्रमणकारियों ने भारत के लिए सिंधु या सिंधु नदी आधारित नामों का प्रयोग किया और इसके परिणाम स्वरूप हिंदू, इंडोई, अंततः इंडिया जैसे नाम बने। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, इसे आप देख सकते हैं। अध्याय के आरंभ में दिए गए उदाहरण का क्या अर्थ है, चर्चा कीजिए, सही अथवा गलत की पहचान कीजिए। ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में संपूर्ण महाद्वीप का वर्णन किया गया। अशोक के समय जम्बू द्वीप में आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान सम्मिलित थे। महाभारत में
कश्मीर, कच्छ और केरल समेत कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष से भी पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में किया गया है। प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया है। विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया है। ये आपके गलत और ठीक की आपको पहचान करनी थी। यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व होता है और आपको अपने देश का नामकरण करने का अवसर मिलता तो आप किस नाम का चयन करते हैं, क्यों? अपनी कल्पना शक्ति से उसका उपयोग कीजिए। धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।